सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसने परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैदखाना बना दिया, अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने तमाम अपने सपने, अपनी इच्छाएं मुझ पर थोप दी, वफा का नाम दे दिया। मेरे बच्चे को और भी सयाने हैं, उन्होंने इसे नई सोच का नाम दे दिया। ठगी से खड़ी मैं जिंदगी की राहों पर, ठगी से खड़ी मैं जिंदगी की राहों पर, मैंने इसे किस्मत का नाम दे दिया। जिंदगी तो मेरी थी, जिंदगी तो मेरी थी, मैं एक एक पल जीने को तरस गई। फिर भी मैंने चलती हुई मध्यम अपनी सांसों को जिंदगी का नाम दिया। ये विडंबना है भारत की। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे उत्थान के लिए, फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कौन आगे आएगा? जब हम बात करते हैं कि हमारी हालत का जिम्मेवार कौन है, तो बहुत आसान होता है किसी के ऊपर भी दोष लगाना। चाहे हम सिस्टम पे लगाएं, चाहे हम गवर्नमेंट पे लगाएं, चाहे हम अपने सोशल ट्रेडिशंस पे लगाएं कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि लड़के का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इस जन्म से मुक्ति केवल तभी मिल सकती है अगर वो लास्ट रिचुअल्स हमारे परफॉर्म करें। लड़की को आज भी हम सोशल बर्डन मानते हैं सोसाइटी का। बहुत आसान है कहना, लेकिन जब हम उंगलियां कईयों के ऊपर लगाते हैं तो हमारी तरफ भी उंगली आती है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे अपनी रेस की कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से क्या होना चाहिए। जब तक फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुद यूनाइट होकर, चाहे वो पर्सनल लेवल हो या वो प्रोफेशनल लेवल हो, जब तक हम स्वयं यूनाइट नहीं होंगे, हमारा किसी भी तरीके से उद्धार संभव ही नहीं है। कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, हर किसी को अपने हिस्से का दिया आज खुद ही जलाना होगा। तो सबसे पहले इच्छा तो हमारे भीतर आनी चाहिए अपनी रेस को बचाने की। आइए साझा करते हैं कुछ बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स। अगर हम वुमेन इश्यूज को देखें तो एक बड़े अच्छे सीक्वेंस में सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वुमेन इश्यूज क्या क्या है। सबसे पहला है फीमेल फिटिसाइड, माँ के गर्भ में भ्रूण हत्या। पीएनडीटी एक्ट बना, उससे पहले जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसने बड़ा अच्छा एक तरीका इजाद किया कि अल्ट्रासाउंड के जरिए फीटल एबनॉर्मलिटीज को देखा जा सकता है। लेकिन हमने अपनी इसकी बुरी नकारात्मक सोच से उस टेक्निक का प्रयोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में करना शुरू किया, जिसकी वजह से सरकार को पीएनडीटी एक्ट 1994 में बनाना पड़ा। दूसरा है फीमेल इन्फेंटिसाइड, जब लड़की जन्म ले लेती है तो उसकी हत्या कर देना। कई सारी रिसर्च स्टडीज इस बात को बताती हैं कि अगर हम राजस्थान जैसे राज्य की बात करें तो वहाँ लड़की के पैदा होते ही या तो उसको जहर दे देते हैं, या उसका गला दबा देते हैं, या फिर चारपाई की पाई के नीचे उसके स्कल को कुचल देते हैं। अब लड़की पैदा भी हो गई और घर में बड़ी होने लगी तो वो प्रॉब्लम फेस करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। घर में बेटे और बेटी के बीच का भेदभाव, हम माने या ना माने, अभी भी हमारे घरों में लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती है। लड़के को उसके माँ बाप फुल क्रीम दूध पिलाते हैं और लड़की को डबल टोन दूध पिलाते हैं। तभी मेरे ख्याल में लड़कियों में माल न्यूट्रिशन और एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बाद वो लड़की बड़ी हो गई, जवान होने लगी और सड़क पे चलने लगी तो ईव टीजिंग का प्रॉब्लम, रेप्स का प्रॉब्लम, और जब उसने नौकरी ज्वाइन की तो वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड अगेन जेंडर इनइक्वालिटी। आज भी किसी भी संस्थान में आप चले जाएं, कहीं पर भी मेल एक फीमेल को अपनी बॉस के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। और उसके बाद स्थिति आती है जब वो विवाह के बंधन में बंधने जा रही होती है तो डाउरी का प्रॉब्लम पेरेंट्स के सामने आता है, और शादी के बाद आता है डोमेस्टिक
वायलेंस, घरेलू हिंसा, इतने सारे वुमेन इश्यूज से आज भी इंडियन वुमेन घिरी हुई है। लेकिन यहाँ फिर आपके लिए फूड फॉर थॉट, हम तो माँ हैं, हमने ही घर में अपने बच्चे का लालन पालन करना है। अगर हम ही बीइंग अ मदर अपने बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो कितनी ही गुहार हम लगा लें, वुमेन इशू से हम बाहर निकल ही नहीं सकते। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रियल है, केस स्टडी है और 2003 की बात है। 2003 सन में मैं अपने कॉलेज की वुमेन सेल की इंचार्ज थी और मैंने एक पैनल डिस्कशन कराई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। कई बारी गैदरिंग में हम इस सच को स्वीकार नहीं पाते कि हाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे माँ बाप भेदभाव करते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान ये है कि उसको रैशनल होना चाहिए, उसको सही और गलत के बीच में एक बहुत अच्छा मार्क ऑफ डिमार्केशन पता होना चाहिए। पैनल डिस्कशन के बाद एक लड़की मेरे से मिलने आई, बीकॉम फाइनल ईयर की, और उसने मुझसे कहा कि मैम हम 4 बहनें और 1 भाई है और हमारे घर में किसी प्रकार का भेदभाव हम बहनों के साथ नहीं होता। मैंने उसे समझाया कि बेटा जब हम बात करते हैं तो हम जनरलाइज्ड बात करते हैं, हम इंडिविजुअल इश्यूज की बात नहीं करते। जब वो लड़की नहीं मानी और उससे अपने पेरेंट्स की बहुत तारीफ की तो बीइंग अ टीचर मैंने उससे एक बात की। मैंने कहा आज आप घर जाके अपनी मदर से पूछिएगा कि मम्मी क्या आप मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगी। वो लड़की 10 दिन तक कॉलेज नहीं गई। 10 दिन के बाद जब वो कॉलेज आई तो मेरे से मिली और कहने लगी मैम आप सही कह रही थी, आपका प्रश्न जैसे ही मैंने अपनी मदर से पूछा, मेरी मदर ने कहा ऐसे कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बात जस्टिस की है, ये अगेन फूड फॉर थॉट है हम सबके। माँ को जस्टिस ना केवल इमोशनल लेवल पे बल्कि फाइनेंशियल लेवल पे भी अपनी बेटी के साथ करना चाहिए। जो जस्टिस पेरेंट नहीं कर सकता वो जस्टिस सोसाइटी या गवर्नमेंट आपके बच्चे को नहीं कर सकती। अब बात करते हैं सरकार की। 2013 में हिंदुस्तान में एक्ट बना, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। पर हरियाणा में जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने नहीं देखा कि कहीं पर ऐसी वर्कशॉप करा के वुमेन को एजुकेट किया गया हो कि सेक्सुअल हैरासमेंट क्या होती है। हिंदुस्तान में 2005 में एक्ट बना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और हिंदू सक्सेशन एक्ट भी बना नारी को अपने बेटे की प्रॉपर्टी में राइट देने के लिए। 1994 में PNDT एक्ट बना, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना, डैश 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 कई एक्ट्स बने। लेकिन ये एक्ट सही तौर पर इम्प्लीमेंट इंडिया में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सारे सिस्टम में करप्शन है और लोग उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करना ही नहीं चाहते। अब आइए बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। वर्ल्ड डेटा ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 लेडी, एक औरत अपनी जिंदगी में वायलेंस को फेस करती है। बहुत अलार्मिंग डेटा है। वर्ल्ड डेटा बैंक ये भी बताता है कि 31 मिलियन लड़कियों ने कभी भी प्राइमरी स्कूल भी नहीं देखा होता और 4 में से 1 लड़की ही केवल प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंच पाती है। अब बात करते हैं इंडिया की। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड कहता है कि पिछले 10 सालों में इंडिया में 2.24 मिलियन क्राइम रिपोर्टेड है वुमेन के अगेंस्ट। हर 20 मिनट में 1 रेप होता है और हमें ये बात माननी चाहिए कि अभी तो सारे केसेस रिपोर्टेड नहीं हैं, कितने सारे केसेस अनरिपोर्टेड हैं। 20 मिनट में हिंदुस्तान में एक नारी का रेप होता है, हर 4.5 मिनट में वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, घरेलू हिंसा को फेस करती है। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं, जब इंडिया की बात करते हैं, 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, हमारी फीमेल्स केवल 877 हैं एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस। और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसके आंकड़े तो हरियाणा राज्य के औसत से, एवरेज से भी कम है। केवल 871 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। अभी रिसेंटली हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्लेम किया है
कि मोदी जी की पॉलिसीज़ के बाद मोदी जी ने कई पॉलिसीज़ निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इंद्रधनुष, उड़ान, स्टैंड अप इंडिया कैंपेन। उसके बाद सुधार आया है, 900 का मार्क क्रॉस किया है हरियाणा ने। बहुत अच्छी बात है, 900 फीमेल्स का मार्क क्रॉस हुआ है पर 1000 मेल्स। लेकिन हरियाणा राज्य में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं वुमेन इश्यूज़ के ऊपर भी रिसर्च पेपर्स लिखा करती हूँ, तो रिसर्च पेपर्स डॉक्टर जहाँ पे जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर पांडे, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि जितनी समृद्ध स्टेट है, जितनी स्टेट वेल ऑफ है, जैसे हरियाणा, जैसे पंजाब, वहाँ पे जेंडर स्कीमनेस ज़्यादा है। यानी फीमेल पढ़ने लिखने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है लड़कियों की अबॉर्शन के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो ये थोड़े से आंकड़े थे जो मैंने आपको बताया, बड़े अलार्मिंग किस्म के आंकड़े हैं, रोंगटे खड़े करने वाले आंकड़े हैं कि हमारी जो रेस है वो कितनी पीड़ित है, प्रताड़ित है। और आज भी 2017 में 21वीं सदी में हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे को हम बड़ी खुशी से मना रहे हैं। आज मैंने अपने कॉलेज में कई स्टूडेंट्स से पूछा, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, हम समझते हैं बड़े एजुकेटेड हैं, यूजी की डिग्री लेने वाले हैं। एक लड़की ने मुझे चॉकलेट दिया, कहा मैम हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। क्लास में मुझे देने आई अपनी टीम के साथ, साइंस बैकग्राउंड की लड़की है मैम। उससे मैंने पूछा, बेटा एक बार मुझे ये बता दो, इस दिन को सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ तो ध्येय होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। शी वाज मम। दिवस को कह देना, दिवस को मना देना, ये केवल पूर्ण विराम वाला ना तो वाक्य है और ना ही जीवन का फलसफा। जब बात करते हैं हम आज के दिन की, तो आज का दिन रिलेट होता है वुमेन एम्पावरमेंट से। प्रश्न उठता है, वुमेन एम्पावरमेंट सशक्तिकरण है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट है वुमेन को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सशक्त करने की। इंडिया के अगर आप डेटास देखें, पॉलिटिक्स का ही देखें, 84 यूनियन कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स हैं उसमें केवल 4 फीमेल्स की भागीदारी है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो 26 जजेस हैं एट प्रेजेंट, केवल 2 फीमेल्स हैं। जब हम अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो वुमेन का रेट बहुत कम है। लिटरेसी की बात करते हैं तो भी वुमेन मेन से पीछे। कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जैसे केरला, वहाँ पे वुमेन लिटरेट है, शिक्षित है, साक्षर है, लोग प्रयास करते हैं अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने का। तो लिटरेसी रेट देख लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, कहीं पर भी चले जाएं। मैं जगह जगह पे वुमेन इश्यूज पे जब वर्कशॉप करती हूँ तो मैं लड़कियों से पूछती हूँ कि मुझे 3 स्कीम्स बता दो मोदी जी, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। आप सोच के भी हैरान होंगे कि कोई भी व्यक्ति 2 स्कीम्स के भी नाम से ही नहीं ले पाता। कई बार लड़कियां बोलती हैं, मैडम घरेलू हिंसा एक्ट और स्कीम में तो फर्क होता है। तो पहली चीज है स्कीम के बारे में जानकारी, दूसरी चीज है उस स्कीम के बारे में अपने आसपास की वुमेन को एजुकेट करना। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी फास्ट रख लेते हैं, अपने लिए तो सारे अपने अपने धर्मों को बहुत अच्छे से सलाम करते हैं, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा धर्म होता है सोशल कंट्रीब्यूशन, किसी के लिए कुछ करना, सेल्फलेस तरीके से करना, निस्वार्थ भाव से करना। कहते हैं जरूरी नहीं लबों पर हर समय खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं लबों पर हर समय खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का है जब इंसान किसी के थोड़ा सा अपने आप को सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमें लगाना चाहिए। इसकी कोई उम्र नहीं होती। हमारे मोहल्ले में, हमारे ऑफिस में, जहां हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, कोई एक आधी वुमेन आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसको सपोर्ट देकर तो देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी। सपोर्ट की कई डायमेंशंस हो सकती हैं। ज्ञान का दान किया जा सकता है, पैसे से दान किया जा सकता है। अगर आप किसी वुमेन को, मेरे कॉलेज में कोई भी लड़की जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आती है तो मैं उसको सीधा कहती हूँ, बेटा तुम्हारी टेंशन मेरी हुई, मैं हूँ ना,
फील करती है कि मेरे पीठ के पीछे कोई खड़ा है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वुमेन ना तो पर्सनल फ्रंट पे यूनाइटेड है और ना ही प्रोफेशनल फ्रंट पे यूनाइटेड। हम दोष जरूर देते हैं सास को, बाकी रिश्तेदारों को, लेकिन अगर घर की महिलाएं ही एकजुट हो जाएं तो मुझे लगता है कि मेन तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेन की तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वुमेन सेक्शन की, मेन के साथ कोई झगड़ा भी नहीं है। हमारा मुद्दा तो सर केवल इक्वालिटी का है, बराबरी का है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पे, जनरलाइज लेवल पे वुमेन अभी मेन के एट पार ही नहीं आ पाई है। तो जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एक इनबिल्ड मैकेनिज्म है जिससे केवल वुमेन यूनाइट होकर ही ब्रेक कर सकती है। प्रोफेशनली कोई भी फीमेल आगे बढ़ती है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी सपोर्ट आपका खुद एक सपोर्ट सिस्टम बनेगी। ये चीज मैंने वर्किंग प्लेस पे मेल्स में देखी है, मेल्स बहुत ज्यादा यूनाइट होते हैं, फीमेल्स उतनी यूनाइट नहीं होती। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये वुमेन इशू से हम बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं वुमेन के कई सारे रोल्स की। आज मैंने क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को पूछा कि वुमेन एज ए मदर के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है क्लास में कभी ना कभी स्टूडेंट्स को बताना कि रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाए। मैं यदा कदा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ घर में जरूर मम्मी को हफ्ते में एक बार बोलना चाहिए, मम्मा थैंक यू, यू हैव मेड डिलीशियस फूड। हम जनरली अपनी मदर की सर्विसेज को ग्रांटेड ले लेते हैं। आज एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैडम माँ में सबसे अच्छी बात होती है, एक लड़के ने कहा सर माँ में सबसे अच्छी बात होती है कि वो अपने बेटे की सही और गलत सब बातों को अपने अंदर छुपा ले। दिस इज बैड, ये अच्छी बात नहीं है। अगर एक पड़ोसी आपको आकर बोले कि आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है, तो माँ को वही तहकीकात करके अपने बेटे के मुंह पर एक चांटा लगाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की हर माँ ईव टीजिंग के मसले में इंटरवीन करते हुए अपने बेटे को एजुकेट करे, मैं भी करती हूँ अपने बेटे, मेरा बेटा 12th में पढ़ता है, मैं उसको हर हफ्ते एक बार ये सेंटेंस जब भी छोड़ने जाती हूँ जरूर सुनाती हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन जरूरी है। तो मैंने आज स्टूडेंट्स को बोला कि माँ के बारे में और तुम्हारा क्या विचार है। बच्चों ने अपनी माँ के लिए बहुत अच्छी बातें बोली। बदले में मैंने भी उन्हें 2 शेर सुनाए जो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत भारी भरकम बातें तभी डाइजेस्ट इंसान करता है अगर हम बीच में कहीं ना कहीं उसको कुछ इंटरेस्टिंग बातों से लेट करें। एक बहुत मशहूर कवि है मुनावर राना, वो कहते हैं कि दुनिया में किसी कवि में ताकत नहीं कि माँ के बारे में कुछ लिख सके। और मैं खुद भी सोचती हूँ कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, सबसे अहम रिश्ता माँ का होता है। वो कहते हैं बुलंदी का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदी का बड़े से बड़ा निशान छुआ, पर जब उठाया गोद में माँ ने तभी मैंने आसमान छुआ। माँ का ये रोल होता है। आज मैंने ये भी वहाँ बताया कुछ स्टूडेंट्स को एक क्लास में कि एक व्यक्ति, एक आदमी रोज मंदिर जाता था और अरदास करता था, पूजा करता था, उसकी पूजा सफल नहीं होती थी। एक दिन उसने ऊंचे ऊंचे कहा कि हे प्रभु, तुझे मेरी पूजा क्यों स्वीकार नहीं? क्या मेरी पूजा दमदार नहीं? भगवान की तरफ से आवाज आई कि तू यहाँ क्यों चला आया? क्या तेरे घर में माँ नहीं? माँ का दर्जा तो भगवान के बराबर। मेडिकल कॉलेज में भी जो टीचर्स क्लास में मेडिकोस को पढ़ाते हैं या यहाँ का जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी हफ्ते 10 दिन में हमें अच्छी बात, कोई पॉजिटिव अप्रोच प्रेषित करते रहना चाहिए। जब हम बहुत बारी सच बोलते हैं तो धीरे धीरे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई भाव जागृत जरूर होता है। सबसे पहली चीज तो ये भी एजुकेट करने की है कि नारी होना कोई दुख का विषय नहीं है, नारी होना तो रादर गर्व का विषय है। सबसे पहले हमें अपने वजूद के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने सशक्तिकरण के ऊपर गर्व होना चाहिए। अगर हम गर्वित महसूस करेंगे, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे, उनकी रेमेडीज लेंगे, तभी कुछ उत्थान नारी जाति का हो पाएगा। अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आज एक चीज और देखें, बीइंग अ मदर,
21वीं सदी में जो यूथ गर्ल्स हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट और मॉडर्नाइजेशन को सही अर्थों में समझ ही नहीं पा रहे। मॉडर्नाइजेशन छोटे कपड़े पहनने से नहीं होती, मॉडर्नाइजेशन तो थॉट्स में होती है, आपकी बुद्धि में होती है, सोच में होती है, रैशनैलिटी में होती है। कई बार एक कम पढ़ी लिखी औरत भी ज्यादा रैशनल हो सकती है बनस्पत एक बहुत पढ़ी लिखी औरत की, क्योंकि डिग्रियां केवल पेपर पे होती हैं। ये ना तो आपकी शालीनता का सूचक है, ना आपकी उच्च सोच का सूचक है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को भी अपलिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये तो नहीं कहती, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है आज के यूथ में, गर्ल्स में, क्योंकि आज मैंने गर्ल्स को बड़े स्पष्ट तौर पे ये बात भी बताई है कि आज की 21वीं सदी की जो यूथ गर्ल्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद भी खड़ी की हैं। मेन को प्रोवोक करना, ये सोचना कि हम मेन सेक्शन को बेवकूफ़ बना लेंगे एक छोटे मोटा गिफ्ट लेकर या कैंटीन में बैठकर समोसा खाकर, तो जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए देयर इज नो फ्री लंच। इंसान को हर लिए हुए गिफ्ट की कीमत कहीं ना कहीं अदा करनी पड़ती है। हमने जो भी 20वीं सदी में किया, चाहे हमने PNDT एक्ट के सहारे लड़कियों का एबॉर्शन किया, मेल्स की संख्या को बढ़ाया, और हमने अपनी रेस के बारे में जरा सा भी चिंता नहीं की और बहुत शोचनीय स्थिति होती चली गई, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जीवन तो प्रतिध्वनि होती है। हमने समाज को जैसा दिया, हमने बदले में समाज से वैसा ही पाया। आपने पढ़ा भी होगा, कई बार व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, लोग जनरली पढ़कर छोड़ देते हैं। मेरे में खासियत है कि मैं पढ़ के उसको याद करके फिर स्टूडेंट्स को सुना देती हूँ। वो कहता है, वृद्धाश्रम में जब बेटा अपने बाप को छोड़ने गया और बाप को छोड़कर पलटा तो बाप ने कहा कि बेटा मन में विचार ना रखना, ये दिन तो मेरी जिंदगी में आना था, मुझे पाने के लिए मैंने 2 बेटियों की हत्या की थी। तो आप जैसा करेंगे कहीं ना कहीं आपको वैसा ही रेसिप्रोकेट भगवान करेगा, डेस्टिनी करेगी, सर्कमस्टांसेस करेंगे। क्योंकि अभी भी मेरे जैसे लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो शाश्वत सत्य है वो हमेशा प्रिवेल करता है। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल। झूठ की उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं खत्म जरूर। एक पोइम है, पिंक पिक्चर, तो आपने देखी हो, कॉलेज में हमने स्टूडेंट्स को बोला, जबरदस्ती दिखाई वो पिक्चर पे, बड़ा अच्छा मैसेज देती है कि अगर एक लड़की नो कह देती है लड़के को, तो नो मीन्स नो, फिर लड़का उसको टच नहीं कर सकता। लड़के कई बार इस बात का अर्थ निकालते हैं कि मैम फिर नो के आगे क्या, तो कई बार हंसी में हम कहते हैं देन ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल सक्सीड। लेकिन आप लड़की को तंग नहीं कर सकते। पिंक पिक्चर में लास्ट में एक पोइम थी जो वुमेन इश्यूज को बहुत अच्छा प्रेरित करती है। पोइम थी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो खुद से लिपटी बेड़ियां, ना समझ इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघल कर बना ले इनको अस्त्र तू। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। यदि तू है पवित्र, यदि तू है पवित्र, तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ाकर ध्वज बना, चुनर उड़ाकर ध्वज बना, गगन भी कंपाएगा। और अगर उड़ी चुनर तेरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। पोइम खत्म हो गया। नहीं, अभी मैं बैठ नहीं रही हूँ मैम। ऐसा होता है जिसको बोलने का शौक होता है उसको अच्छा लगता है। आई रियली डिराइव प्लेजर। मैं जब यूथ से भी बात करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपने कॉलेज में नारी उत्थान की वर्कशॉप करी, तो मुझे BCom के बच्चे ने बड़े प्यार से कहा कि मैम मेन की भी तो वर्कशॉप करिए। मुझे उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत अपने ट्रेजरर को फ़ोन किया कि मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, परिवर्तित करो, उसमें मेन वर्कशॉप का भी क्लॉज डालो, क्योंकि वुमेन इशू पे अगर मेन एजुकेट हो जाएगा तो
इशू से हम निकल पाए। अब मैं थोड़ी सी बात कहकर बस ठान लूंगी, क्योंकि रश्मि जी मेरी तरफ कंटिन्यूसली देख रही हैं। तो मेरे लेक्चर का ऐसा है, मुझे आज इवनिंग में भी एक जगह फंक्शन में जाना है। मुझे एशियन हॉस्पिटल वाले आज इंटरनेशनल वुमेन डे पर ऑनर कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ मुझे पूरे 5 बजे पहुँचना है और मैं टाइम की बड़ी पंक्चुअल भी हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में 2-3 बातें हैं, उसको कहे बिना तो मैं स्थान नहीं दूँ। तो एंड में यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं छोटी, मैं 2-3 बातें सिर्फ आपसे और साझा करूँगी। प्राय मेहरबानी हमें भगवान ने जो रोल दिया है, चाहे वो माँ का दिया है, इस समय पत्नी का दिया है, बेटी का दिया है, बहू का दिया है, उस रोल को अगर हम ईमानदारी से और एक पॉजिटिव सोच के साथ निभाने का प्रयास करें तो मुझे लगता है हम वुमेन इशू से बाहर निकल पाए। हम अपनी रेस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी खुद उठाएं, क्योंकि अगर हमारी मेल फीमेल सेक्स रेशो डे बाय डे डिक्रीज होगी तो इसके फाइनली कॉन्सिक्वेंसेस भी फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही बियर करने पड़ेंगे और दोबारा से द्रौपदी का युग लौटेगा। एक लड़की के 4 या 5 पति होंगे। मुझे नहीं लगता हम में से कोई ऐसा चाहेगा। तो ये जो लड़ाई है वुमेन इश्यूज की, ये हमारे अपने व्यक्तित्व की है, हमारे अपने वजूद की है, हमारी अपनी रेस की है। आज मन से एक बात और निकाल दीजिए कि वुमेन केवल हिंदुस्तान में ही प्रसारित है, ग्लोबल फिनोमेना है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आंकड़े उठाकर देख लें तो वहां पर भी 3 में से 1 औरत प्रताड़ित है, ईदर फ्रॉम हस्बैंड और फ्रॉम बॉयफ्रेंड। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के इतने केसेस वहां पे रिपोर्टेड हैं। और अपने आसपास जितनी भी बच्चियां हैं, आपकी जो यूथ है, उनको एजुकेट करिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जितने भी रेप्स हैं, जितनी भी किडनैपिंग है, जितना भी सेक्स ट्रैफिक में लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं, उसमें 90% आपका कोई नोन बंदा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो रिश्तेदार होता है, चाहे वो नेबर होता है, या फिर वो आपका फ्रेंड होता है। आपके घर के आसपास या आपके घर में जो भी 15 या 14 साल की लड़की है, उसको समझाइए कि अच्छे और बुरे टच का फर्क क्या होता है। एक लड़की को भगवान को 6 सेंस देता है, जिससे वो सामने वाले लड़के को बहुत अच्छा परख सकती है कि वो उसे किस मंशा से देख रहा है। तो हमें ना केवल अपनी रेस को बचाना है, बल्कि एकजुट होकर हमने ईमानदारी के साथ अपने प्रति इस जिम्मेवारी को इतनी खूबसूरती से निभाना है कि हम जब भी अपने आप से बात करें तो हम ये कहें कि हमने अपने जीवन में एक फीमेल को तो खड़ा करने में बहुत सहारा दिया है। कहते हैं मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, आसानी से कहाँ नसीब से मिलती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, आसानी से कहाँ नसीब से मिलती हैं। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। अगर भरोसा है ईश्वर पर, अगर भरोसा है ईश्वर पर, जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर भरोसा है खुद पर तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहो। तो आइए आज से हम अपनी तकदीर बदल लें और शनै कुछ ऐसा समय आए कि इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत महसूस ना हो। फिर भी एनीवेज आज की सेलिब्रेशन तो बनती है। हम सबको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।